नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। भूकंप से भारत समेत 3 देशों में दहशत। दिल्ली एनसीआर से एमपी तक कांपी धरती। नेपाल में 8 की मौत के बाद लगाई गई आर्मी। गुरुग्राम कार स्टंट हादसे में 2 दिन बाद 7 आरोपी गिरफ्तार, पर मरने वाला कौन अभी तक पता नहीं लग पाया। अपनों पर चलने वाली थी गोली, महिला ने कर दिया बहादुरी वाला काम, डीएम ने बोले वहां। दिल्ली में भूकंप के झटके के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे उम्मीद है आप सभी सुरक्षित हैं। एमपी के जिले में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 85 सुअरों की मौत, 100 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमित। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल मापी गई और नेपाल में भूकंप के चलते घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहां पर एक के बाद एक 3 झटके आए और पहली बार 8:52 पर, दूसरी बार 9:41 पर और तीसरी बार 1:57 पर झटके आए। 2015 के हादसे की याद दिला दी इन्होंने और भूकंप के तेज झटके की दहशत के चलते आधी रात घरों के अंदर सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए, तो कहीं ऑफिस में काम कर रहे लोग बाहर की तरफ भागने लगे। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:30 बजकर भूकंप के हल्के तेज झटके महसूस किए गए और बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 4.3 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से भारत में किसी के हताहत होने की कोई सूचना तो नहीं मिली है। गोरखपुर में भी देर रात के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने टेलीफोन पर बातचीत में बताया कि भूकंप 2 बार आया, रात 8:52 पर 6.6 की तीव्रता और रात 1:57 पर 5.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 नवंबर सुबह 4:30 बजे से लेकर 9 नवंबर के सुबह 6:30 बजे तक उत्तर भारत ने भूकंप के 3 झटके महसूस किए। इसमें सबसे तेज भूकंप के झटके 8 और 9 तारीख के दरमियान रात 2 बजे महसूस किए और इसका केंद्र नेपाल बना हुआ था। यहाँ केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से महज 19 किलोमीटर दूर था और इसके बाद सुबह फिर से भूकंप आया, जिससे का केंद्र पिथौरागढ़ रहा, जिसकी वजह से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में लगे और उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे। जिन्हें पता लगा वो फौरन घरों से बाहर निकलकर खड़े उठे। देश की राजधानी दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां स्टंट करते समय नशे में धुत कुछ लड़कों ने अपनी एसयूवी कार से पैदल चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी और इस टक्कर से 50 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई, जबकि घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है। हादसे में 2 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में कार में सवार 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी तक मृतक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई है। गुरुग्राम के उद्योग विहार 1 थाना क्षेत्र में रविवार की रात सड़क पर स्टंट करते वक्त कार सवारों ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी वारदात के मौके पर से फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि अब पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। रविवार तड़के करीब 2 बजे हुई इस घटना का वीडियो में शराब के नशे में धुत लोग अपनी मारुति अर्टिगा को शराब की दुकान के बाहर घूमते दिख रहे हैं और इसी दौरान वीडियो में दूसरा फ्रेम आता है कि अचानक कार पैदल चल रहे लोगों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बिहार के जहानाबाद की एक महिला की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। उसने ना सिर्फ हिम्मत ही दिखाई, बल्कि उस समय
हिम्मत से उसने अपने आप को जान तक भी बचा ली अपनी। बता दें कि मामला कल्पा ओपी क्षेत्र के खिरदरपुरा गांव का बताया जा रहा है। मंगलवार को महिला रूपम कुमारी ने जमीन पर कब्जा करने आए शख्स से न केवल कट्टा और गोली छीनी बल्कि उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। महिला की इस बहादुरी की जिला अधिकारी रिची पांडे ने भी तारीफ की है। दरअसल बीते मंगलवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार तान दिया था। इसी बीच महिला रूपम कुमार के चाचा राम बाबू ने उसके भाई पर फायरिंग करना चाहा और गनीमत रही कि मिस फायर के कारण जान बच गई। इसी दौरान रूपम ने तुरंत अपने चाचा को पकड़ लिया और हाथ से कट्टा छीन लिया। 4 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस को उसने सुपुर्द कर दिया। इधर साहसी महिला ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अगर वो समय रहते अपनी चाचा से हथियार नहीं छीनती तो वो उसे के भाई को भी गोली मार देते। हालांकि मौका देखकर उसके चाचा भाग निकले। रूपम ने बताया कि उसके पिता ने गांव के ही 2 व्यक्तियों से 2.5 कट्टा जमीन बेची थी, लेकिन जमीन बेचने के बाद उसके चाचा कब्जा नहीं करने दे रहे थे। इसी बात को लेकर मंगलवार को पंचायत हो रही थी और पंचायत के दौरान बात बढ़ गई और गाली गलौज होने लगी। इसी बीच चाचा ने कट्टा निकालकर गोली मारनी चाही। महिला की बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं पुलिस ने भी रूपम की प्रशंसा की और महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके चाचा पर मामला दर्ज करा दिया। इधर जिले के डीएम रिंची पांडे ने महिला की बहादुरी की तारीफ की है। इतना ही नहीं बल्कि उसे सही मंच पर सम्मानित भी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी बीच बुधवार की सुबह भूकंप के झटकों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार बुधवार के दरमियान रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल बना हुआ था। राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1.2 बजे लोग इन भूकंप के झटकों से अचानक जाग गए और ऐसे में दहशत का माहौल बन गया। और भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। और बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल भूकंप के कारण दिल्ली एनसीआर में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए थे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पिछले 15 सालों में कम से कम 115 सुअर अफ्रीकी बुखार से संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 85 की मौत हो गई है। और एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि सरकारी पशु चिकित्सा डॉक्टर आर.के. सोनी ने कहा कि सुअरों की अचानक मौत के बाद नमूने 27 अक्टूबर को जांच के लिए भोपाल कि एक प्रयोगशाला में भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि जानवर अफ्रीकी बुखार से पीड़ित हैं। अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 115 संक्रमित सुअर में से 85 की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक अत्यधिक संक्रमक रक्तस्रावी वायरल रोग है जो सुअरों को प्रभावित करता है, लेकिन जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और सुअर पालकों को इस बीमारी के बारे में संपर्क और सतर्क किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले देश के कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में लगभग 2 दर्जन सुअरों की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि सुअरों के मरने की वजह से पता नहीं चल सका था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर भय है कि सुअरों की मौत किसी बड़े संक्रमण के फैलने की शुरुआत तो नहीं। कटनी में पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी संचालक आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुअरों में अफ्रीकी बुखार पाया गया है। 115 सुअर को चिन्हित किया गया है, जिसमें 85 की मौत हो चुकी है। सर्वे का काम लगातार जारी है। सर्वे पूरा होते ही संक्रमित सुअरों को मारा जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा पालकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। फिलहाल वक्त चला एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Anytime
My Lyra. ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मंगलवार को भिंड इलाके में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के दौरान एक युवक लोड़े कट्टा लेकर उनके पास तक जा पहुंचा और उसने गोविंद सिंह के समर्थक की कनपट्टी पर वो कट्टा लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने युवक के हाथ से कट्टा छीन लिया और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत मंगलवार को भिंड के ग्राम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हुए थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सिंह लक्ष्मणगढ़ में सरपंच दशरथ सिंह के घर बैठे हुए थे। तभी एक युवक उनके पास लोडेड कट्टा लेकर पहुंच गया और युवक ने कट्टा गोविंद सिंह के समर्थक पर सरपंच के पुत्र की कनपट्टी पर जाकर लगा दिया। इससे पहले कि वो युवक फायरिंग करता, वो मौजूदा लोगों ने उसके हाथ से वो कट्टा छीन लिया। इस मामले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ग्वालियर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गोविंद सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरपंच के दौरान और दरवाजे पर बैठकर 200 से 250 लोग पानी पी रहे थे। उसी समय एक असामाजिक तत्व आया और उसने अपनी जेब से कट्टा निकालकर बलवीर सिंह तोमर पार्षद के लड़के छोटू तोमर की कनपट्टी पर रख दिया। इस दौरान हमारे एक कार्यकर्ता ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसके हाथ से कट्टा छीन लिया। हमारे कार्यकर्ता की उंगली में चोट भी आई है और इसके बाद ग्रामीण उसे मारने लगे तो मैंने उसे बचाया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चौपट होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि डॉक्टर के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाएं। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में अचानक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकल गए और उनके ऐसे जाने के मामले में सियासी हलचल पैदा करती थी। सिंधिया के जाने की वजह वायरल बुखार बताया जा रहा था। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इन चुनावों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि लगातार संगठन और सरकार के स्तर पर जमीनी तैयारियां हो रही हैं। उसी क्रम में बुधवार को भोपाल में प्रमुख नेताओं को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है और बैठक चल रही थी और उसी दौरान सिंधिया बाहर निकल गए और सीधे बंगले पर चले गए। पंजाब के फिरोजपुर शहर के रहने वाले एक परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी, भतीजे और बड़े भाई के साथ लेकर नहर में गिरकर आत्महत्या कर ली। इसके चारों की मौत हो गई। और बता दें कि पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवार वाला मोहल्ला के रहने वाले जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने अपने भतीजे आगम और बेटी गुरलीन कौर और अपने बड़े भाई हरप्रीत उर्फ बंटू के साथ लेकर घलखुर्द नहर में कार गिरा दी। नहर में से गोताखोरों ने कार तो बाहर निकाल ली, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पर लाइव होकर सारी दास्तां बयान की थी और खुद मरने की बात कह रहा था। नहर में कार गिरने वाले मृतक जसविंदर सिंह के बेटे दिव्यांश और भाई सोनू की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जसविंदर सिंह उर्फ राजू काफी दिन से परेशान नजर आ रहा था। उसकी पत्नी घर में किसी और के साथ चली गई थी और बता दें जिसके कारण जसविंदर सिंह उर्फ राजू और उसकी बेटी और बेटा परेशान रहते थे। और इसके चलते आज अमरिंदर सिंह जसविंदर सिंह ने अपने भतीजे अगम और बेटी गुरलीन और अपने बड़े भाई हरप्रीत को लेकर गलखुर्द नहर में कार गिरा दी। मामले में परिवार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में एसएचओ अभिनव चौहान ने कहा है कि नहर चारों की मौत हो गई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है फिलहाल के लिए। चंडीगढ़ की महिला से हरियाणा के पंचकुला में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां रेप का आरोप महिला ने अपनी सहेली के भाई और पिता पर लगा दिया है। बता दें कि चंडीगढ़ की रहने वाली महिला की जान पहचान पंचकुला की मानव कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की से हुई है और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई और फिर एक दूसरे
के घर आना जाना हो गया। बता दें इसी बीच महिला की पहचान सहेली को दोस्त विजय से भी हो गई थी और हर बार की तरह इस बार भी चंडीगढ़ की महिला पंचकुला में अपनी सहेली के घर गई, लेकिन उसकी सहेली घर पर नहीं थी और सहेली का भाई विजय अपने घर पर था और उसकी मां और बहन बाजार गई हुई थी। चंडीगढ़ की महिला को घर पर अकेला देख विजय ने उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक पिला दिया और उसके साथ गैंगरेप कर दिया। बता दें कि पीड़ित महिला का आरोप है कि विजय ने रेप करने के बाद उससे पैसे लेकर अपने दोस्तों के सामने भी उसे परोस दिया। इतना ही नहीं, आरोपी विजय ने महिला के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो खींचकर उसे घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी दे दी और इसके बाद महिला ने बदनामी के डर से इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि इसके बाद भी आरोपी ने अलग अलग जगह बुलाकर उसके साथ संबंध बना दिए और इस दौरान वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हो गई और गर्भपात के लिए उसे आरोपी ने दवाई खिला दी। वहीं महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि आरोपी के पिता ने भी उसके साथ संबंध बनाए और इतना ही नहीं, आरोपी पीड़ित से जबरदस्ती पैसे भी लिया करता था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चीफ आजवर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। बघेल ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की अंतर्कलह का सामना कर रही है और इससे ये तय हो रहा है कि पार्टी का वहां बुरा हाल होने वाला है। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और वहां बीजेपी में 21 बागी नेता चुनाव मैदान में है। और भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी जो दावा करती है हम दूसरों से अलग हैं, हम अनुसूचित हैं और बता दें कि लेकिन उसी कलह खुल गई है और बता दें कि एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन करना, इसका मतलब यह है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात सैनिक नहीं मानता तो समझ लीजिए युद्ध में पराजय निश्चित होती है। और उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद भी बागी नेता कृपाल परमार ने आदेश मानने से मना कर दिया। हिमाचल में बीजेपी के 21 बागी नेता खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हिमाचल में आते हैं और वहां 21 भाई चुनाव लड़ रहे हैं और बता दें कि इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। ब्रेक में आपका स्वागत शुरू करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक
पत्नी ने अपने पति के प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी है। बता दें कि इसके लिए उसने अपने हत्यारे को 650 ग्राम सोने की सुपारी दी थी, जिस पर शख्स की हत्या हुई है वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और इस प्रॉपर्टी डील की पहचान धर्मेश नाम के रूप में की गई है। उसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक धर्मेश की पत्नी की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी और जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल मोहम्मद दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही धर्मेश की पत्नी ने कबूल किया है कि उसने अपने प्रेमी के बबलू खान के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। बाद में अपनी प्रेमी बबलू खान के साथ शादी करने का प्लान बनाया था। हालांकि पुलिस ने अभी बबलू खान को पकड़ नहीं पाई है, वो मौके से फरार बताया जा रहा है। धर्मेश की पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया है कि पत्नी हत्या से पहले उसने बबलू खान को 650 ग्राम सोना दिया था और बता दें ताकि अपने पति की हत्या के बाद बबलू खान से शादी कर सके। और पुलिस के मुताबिक एक बड़ी बात यह सामने आई है कि गिरफ्तार हुए धर्मेश की पत्नी नीतू और मोहम्मदीन दोनों ही उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर गंगा घाट पर एक तरफ भीड़ जुटी है तो वहीं अब प्रदेश के जिले से हादसों की भी खबर सामने आने लगी है। जहानाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पोखर में नहाने गई 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना मुखंदपुर प्रखंड क्षेत्र के धराउत गांव स्थित चंद्रशेखर पोखर की बताई जा रही है। बता दें कि सुबह दोनों चचेरी बहनें कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए गई हुई थी और धराउत गांव निवासी रविशंकर प्रसाद की 15 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी और योगेंद्र प्रसाद की 16 वर्षीय बेटी सविता कुमारी चचेरी बहन थी और दोनों 10वीं क्लास की छात्रा थी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दोनों चचेरी बहन अपनी मां के साथ गांव के पास स्थित चंद्रशेखर पोखर में नहाने के लिए गई हुई थी। नहाने के क्रम में दोनों को पता नहीं चला कि वो गहराई में जाने से डूब गई और इससे पहले दोनों को बचाया जाता, लेकिन दोनों की डूबने से मौत हो गई। इधर घटना के बाद दोनों के शवों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद विष्णुगंज ओपी की पुलिस पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ नदी, तालाब, पोखर सहित जलाशयों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाने के क्रम में यह घटना हुई है और एक साथ परिवार में 2 मौतों के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। गर्मी का मौसम जाने के बाद भी आग लगने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। देश में अलग अलग हिस्सों से हर दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कुछ वजह से लापरवाही तो कहीं शॉर्ट सर्किट बनी हुई है। बिहार के पटना सपारा में इंडियन ऑयल डिपो के आसपास के परिसर में देर रात भीषण आग लग गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। इंडियन ऑयल की जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, इंडियन ऑयल टर्मिनल बिल्कुल सुरक्षित है और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पटना में इंडियन ऑयल टर्मिनल के प्रभारी अमिताभ ने बताया है कि बिहार के सपारा में आईयूपी डिपो से 800 मीटर दूर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये रात करीब 8 बजे शुरू हुई थी और रात करीब 10:30 बजे तक दमकल की मदद से इस पर काबू पाया गया। इंडियन ऑयल टर्मिनल सुरक्षित और बिल्कुल सामान्य है और इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारण का भी अभी पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। फिलहाल बता दें कि जिस क्षेत्र में आग लगी थी वहां आसपास काफी संख्या में लोग रहते हैं और आग के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इधर से उधर भागने में लगे हुए हैं। काफी लोग घटनास्थल के आसपास भी इकट्ठा हो गए थे उस दौरान। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आउटरीच कार्यक्रम के लिए कमर कस रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक कैंपेन स्लोगन बीजेपी का मतलब सेवा है और दिल्ली का सेवक बनाए रखना रिकॉर्ड किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को कहा कि मैंने इन वर्षों में बीजेपी द्वारा किए गए सभी कामों को गाने में शामिल करने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि सेवक है और हम सेवा करते हैं। बता दें, हमने इस गाने को आपके झूठे वादों के विपरीत यमुना की सफाई और पीने के साफ पानी और अन्य सभी चीजों से विपरीत किया है। बता दें, उन्होंने कहा कि हमने काम अधिक और प्रचार काम किया है और तिवारी ने कहा कि यह गाना लोगों को ये याद रखने में मदद करेगा कि उनके साथ कौन था और कौन उनके लिए काम कर रहा था। गाने के क्रिएटिव डायरेक्टर नीलकंठ बख्शी ने कहा, सभी ओपन जिम और झूले दिल्ली सरकार नहीं और एमसीडी द्वारा लगाए गए हैं। हमेशा जनता के पास होते हैं, चाहे वो कोविड का समय हो या टीकाकरण के साथ या उसके दौरान मदद या कुछ और भी। बीजेपी हमेशा लोगों की सेवा करने की चाह में रहती है और दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर रखी गई है। नामांकन प्रक्रिया के लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने 68 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं।
इसी के साथ 11 जिलों के आरडीएम और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाए गए हैं और गौरतलब है कि एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों का संकट अभी भी बरकरार है। तमाम दावों और वादों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं आ रहा है। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। दिल्ली में सुबह 8 बजे में करीब औसतन AQI 321 रहा। सफर के अनुसार आपको बता दें कि दिल्ली स्थित लोधी पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 117 और PM 2.5 और 235 रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी हवा खराब है और नोएडा में भी AQI 354 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में AQI 326 पर रहा। बता दें कि PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्रमशः और बहुत खराब श्रेणी में 147 और खराब श्रेणी में 275 दर्ज किया। इसके साथ ही पूसा में AQI 332 और जबकि धीरपुर में 339 AQI दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में 317, दिल्ली एयरपोर्ट पर AQI 323 और मथुरा रोड पर 338 दर्ज किया गया। इसी के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में AQI 336 रहा। IIT दिल्ली में AQI 293 दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।